देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी की तैयारी कैसे करना चाहिए। सबसे पहले तो ये समझिए कि एसएससी में हो क्या रहा है। देखिए, ये एक एग्जाम है जिसके अंदर जो भी बंदा सिलेक्ट हो जाएगा उसे एक क्लर्क की नौकरी मिलेगी। ये क्लर्क जो है वो कंप्यूटर पे काम करेगा, उसे पूरा डॉक्यूमेंटेशन इंग्लिश में करना पड़ेगा और बीच बीच में थोड़ी सी गणित लगाना पड़ेगी। क्योंकि क्लर्क का काम यही होता है, इसलिए इन दोनों चीजों को यानी कि इंग्लिश और मैथ्स को दो दो टीयर में चेक किया जाएगा। और क्योंकि ये किसी ऑफिसर की नौकरी नहीं है, इसीलिए रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज बहुत कठिन नहीं आएगी। और इसीलिए जनरल नॉलेज और रीजनिंग जो है फर्स्ट टीयर में ही पूछी जाएंगी। ये कॉमन सेंस की बात है। क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ वाली कोई बात नहीं है, इसलिए ज्यादातर कैंडिडेट टीयर 1 निकाल लेंगे और टीयर 2 जिसके अंदर मैथ्स और इंग्लिश है उसके अंदर 80% कैंडिडेट्स कट जाएंगे। और इससे ये वाली बात बहुत अच्छे से समझी जा सकती है कि एसएससी निकालने के लिए मैथ्स और इंग्लिश अच्छी नहीं, बहुत अच्छी होना चाहिए। दूसरी चीज, इंग्लिश जो है वो चारों टीयर्स में पूछी जाएगी। टीयर 1 में आएगी ऑब्जेक्टिव, टीयर 2 में भी ऑब्जेक्टिव, टीयर 3 में होगी डिस्क्रिप्टिव जिसके अंदर एसेज, लेटर्स, प्रेसी राइटिंग और एप्लीकेशंस लिखवाए जाएंगे। और टीयर 4 जैसे कि डेटा एंट्री स्किल टेस्ट DEST, और दूसरी चीज जो होगी इसके अंदर CPT यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इसके अंदर भी होगी इंग्लिश ही। चौथी टीयर को निकालने के लिए आपकी टाइपिंग स्पीड कम से कम 35 वर्ड्स पर मिनट से ज्यादा की होना चाहिए। ये देखिए कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगा। चौथी टीयर जो है, जो कि DEST और CPT है, इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कहीं पर भी बताया नहीं गया है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, चौथी टीयर में भी चेक करेंगे इंग्लिश ही। ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि मैथ्स और इंग्लिश पूरे एसएससी का 70% हिस्सा है और इन दोनों में से भी इंग्लिश का वेटेज सबसे ज्यादा है। यानी भले ही आप चाहे अंग्रेजी के कितने ही प्रकांड विद्वान क्यों ना हो, आपको रोज अंग्रेजी में 3 घंटे लगाना ही लगाना है। अगर आप टीवी भी देख रहे हो तो उसके ऊपर अंग्रेजी का ही कोई चैनल लगा हुआ होना चाहिए जिसको आप समझने की कोशिश कर रहे होगे। अंग्रेजी चैनल लगाकर उसके अंदर जो भी बोला जा रहा है उसको समझने की कोशिश करना, ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। शुरुआत में तो आपको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आएगा, पर 2 महीने के अंदर अंदर आप बहुत कुछ समझने लग जाओगे। इस तरीके के 2 सबसे बड़े फायदे वो आपको बता देता हूं। पहला तो ये कि आपका कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा हो जाता है। दूसरा ये कि इससे आपका ग्रामेटिकल सेंस डेवलप हो जाता है। ग्रामेटिकल सेंस मतलब भले ही आप ये नहीं बता सको कि ये सेंटेंस क्यों गलत है, पर आप ये जरूर बता सकते हो कि ये सेंटेंस यहां पे गलत है। जो भी दिन भर में आप 1 आध घंटा जो टीवी देखते हैं उसके अंदर आपको डिस्कवरी या नेट जियो देखना चाहिए और इंग्लिश में देखना चाहिए। अब इससे पहले कि हम लोग तैयारी करना शुरू करें, जितने भी फालतू के सवाल हैं उनके जवाब मैं आपको दे देता हूं। सबसे पहला सवाल, कितनी पोस्ट हैं? भाई, आपको सिलेक्ट होने के लिए कितनी पोस्ट चाहिए? 1। तो अगर 1 या उससे ज्यादा पोस्ट्स हैं तो आप अप्लाई कर दीजिए। दूसरा सवाल, इंग्लिश या मैथ्स या रीजनिंग या जनरल नॉलेज के किस किस सेक्शन से कितने कितने सवाल पूछे जाएंगे? भाई, कितने भी पूछे जाएं, अगर आपको किसी सवाल का जवाब आता होगा तो छोड़ दोगे क्या? तीसरा, और ये बहुत ही ज्यादा फालतू सवाल है, कि सिलेक्ट होने के लिए मिनिमम कितने मार्क्स लाना चाहिए? देखो, इस एग्जाम में IAS की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स भी बैठते हैं और एसएससी उनके लिए कुछ भी नहीं है। वो केवल जीके, मैथ्स और रीजनिंग से पहली टीयर निकाल देंगे बिना इंग्लिश को हाथ लगाए। काफी सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिनके IAS के पूरे अटेम्प्ट्स हो चुके हैं।
अगर उनका सिलेक्शन नहीं होगा तो केवल इंग्लिश की वजह से नहीं होगा। तो इसीलिए मिनिमम के बारे में तो सोचना ही बंद कर दो, जितना करो मैक्सिमम पे जाने की कोशिश करो। चौथा, आखिरी और सबसे ज्यादा फालतू सवाल, तनख्वाह कितनी है? अरे सरकारी नौकरी है यार, 2000 भी मिले तो नहीं करोगे क्या? बिल्कुल कर लोगे, करना चाहिए। अब काम के सवालों के बारे में बात करते हैं। टीयर 1 में कितने सवाल आएंगे? देखिए, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल नॉलेज और इंग्लिश चारों में 25-25 सवाल आएंगे। कुल मिला के 75 मिनट होंगे और ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कंप्यूटर पे होगा। टीयर 2 में मैथ्स के 100 सवाल होंगे जिन्हें करने के लिए 2 घंटे होंगे, और ऐसा ही इंग्लिश के साथ भी होगा, लेकिन उसमें 200 सवाल होंगे और उनको हल करने के लिए आपके पास 2 घंटे होंगे। ये जो 2-2 घंटे के जो एग्जाम्स हैं ये 2 पालियों में लिए जाते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग में। ये दोनों भी कंप्यूटर पर ही होंगे। थर्ड टीयर के अंदर डिस्क्रिप्टिव होगा, ये पूरा इंग्लिश का होगा। ये 1 घंटे का होता है। इसके अंदर ऐसे, प्रेसी, लेटर राइटिंग और एप्लीकेशंस लिखवाई जाएंगी। ये कंप्यूटर बेस्ड नहीं है, ये कागज, कलम और दवात से होगा, क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट्स को ऐसे राइटिंग और प्रेसी राइटिंग नहीं आती और उसकी प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा है कोई भी। यहां पर फिर 80% कैंडिडेट्स कट जाएंगे। चौथी टीयर जो होती है इसके अंदर DEST यानी डेटा एंट्री स्किल टेस्ट और CPT यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट चेक किया जाता है। DEST के अंदर एक कागज रख देते हैं और आपको उसको वैसा का वैसा उतारना होता है कंप्यूटर पे। आपकी टाइपिंग स्पीड कम से कम 35 वर्ड्स पर मिनट से ज्यादा की होना चाहिए, विद मोर देन 90% एक्यूरेसी। अब ये चीज भी समझ लीजिए कि ये जो टाइपिंग टेस्ट करवाया जा रहा है और जो कागज रखा जा रहा है उसके अंदर केवल अल्फाबेट्स नहीं होते, यानी काली ABCD नहीं होती। उसमें ABCD 1 2 3 4 और पंक्चुएशन मार्क, ये तीनों चीजें होती हैं, और इन तीनों की मिला के आपकी स्पीड जो है वो 35 वर्ड्स पर मिनट से ज्यादा की होना चाहिए, विद मोर देन 90% एक्यूरेसी। और इस तरह की टाइपिंग स्पीड इतनी एक्यूरेसी के साथ लाने के लिए कम से कम 3 महीने लगते हैं। इस चौथी टीयर में फिर 80% कैंडिडेट्स का दिल टूट जाता है। आपका दिल ना टूटे इसके लिए आपको टाइपिंग सीखना चाहिए और विधिवत किसी टाइपिंग इंस्टीट्यूट में जाकर आपको सीखना चाहिए। अब जो बहुत ही ज्यादा काम का सवाल है उसके बारे में बात करते हैं। सवाल है, कौन सी किताबों से पढ़ना चाहिए? देखिए, बहुत सारे लोग बहुत सारा टाइम इंटरनेट पर बेकार करते हैं किताबें डाउनलोड करने के चक्कर में, ताकि उनको PDF मिल जाए बिना खर्चा करे। देखिए, PDF से पढ़ाई नहीं होती। दूसरी चीज आप ये भी समझ लीजिए कि अगर आपको बहुत सारा मटेरियल मिल भी जाए फ्री में, तो सबसे पहले तो आपको उस मटेरियल को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, उसके बाद आप उससे सही तरीके से पढ़ पाओगे। इसलिए ना तो बहुत सारी किताबें डाउनलोड करिए, ना ही बहुत सारी किताबें खरीदिए। थोड़ी सी किताबें खरीद दीजिए, स्टैंडर्ड किताबें खरीदिए, अच्छी किताबें खरीदिए, और उन्हीं किताबों को बार 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 पढ़िए। एक ही सब्जेक्ट के अलग अलग सेक्शंस के लिए अलग अलग किताबें हो सकती हैं, पर जिस सेक्शन को आप जिस किताब से पढ़ो उस सेक्शन को फिर आप उसी किताब से पढ़ो, नहीं तो आप कंफ्यूज होगे और आपका टाइम बेकार होगा। सबसे पहले मैथ्स। देखिए, क्योंकि आप SSC की तैयारी कर रहे हैं इसलिए आपको NCERT की 8th से लेकर 10th क्लास तक की मैथ्स की तीनों किताबें हल कर लेना चाहिए। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि क्योंकि 8th 9th 10th के अंदर जो बच्चे होते हैं उनको करने के लिए आसान सवाल दिए जाते हैं, इसलिए आपको सवाल की मैकेनिक्स जो है वो समझ में आ जाएगी। ये इन तीनों साल की किताबें पढ़ चुकने के बाद आपको पढ़ना चाहिए क्विकर मैथ्स, जो कि M टायरा के द्वारा लिखी गई है। इस किताब की सबसे अच्छी खासियत यह है कि इसके अंदर इन्होंने 2 तरीके से सवाल को हल किया है। पहला तरीका है स्टेप बाय स्टेप तरीका और दूसरा तरीका है शॉर्टकट। और इसके अंदर एग्जाम्पल्स भी इतने सारे दिए हुए हैं कि आपकी उस टॉपिक के बारे में समझ डेवलप हो जाएगी। अब शॉर्टकट के बारे में एक चीज और समझ लीजिए। ज्यादातर लोग कहते हैं कि स्पीड शॉर्टकट से ही आती है,
पर मैंने आमतौर पर देखा है कि ज्यादातर कैंडिडेट्स ऐसा करते हैं कि जैसे ही उनको शॉर्टकट्स मालूम चलते हैं वैसे ही वो प्रैक्टिस करना बंद कर देते हैं और शॉर्टकट्स याद करने लगते हैं। अब शॉर्टकट हैं तो जरूरी, पर आप खुद सोचो कि आप कितने शॉर्टकट्स याद करोगे। अगर एग्जाम में आप वो शॉर्टकट भूल गए तो आता हुआ सवाल आपको छोड़ना पड़ेगा। तो शॉर्टकट्स केवल आप उन सवालों के याद करिए जिनका स्टेप बाय स्टेप मेथड जो है वो बहुत ही ज्यादा लंबा है। इसको फिर से समझ लीजिए, आपको शॉर्टकट केवल उन्हीं सवालों का याद करना है जिनका स्टेप बाय स्टेप मेथड जो है बहुत ही लंबा है। जितने भी टॉपिक्स एग्जाम्स में आने वाले हैं उन सबको आप एमटायरा से पढ़ लीजिए। अब आप लीजिए किरन्स 5800 प्लस। इस किताब में उन्होंने चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स दिए हैं 1999 से लेकर अब तक के जितने भी पूछे गए हैं, वो सभी सवाल आपको इस किताब में मिल जाएंगे। इन 3 के अलावा आपको चौथी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी इस एग्जाम को निकालने के लिए। अगली चीज है रीजनिंग, और रीजनिंग की अब तक की लिखी गई सबसे अच्छी किताब है एनालिटिकल रीजनिंग बाय M.K. पांडे। ये BSc पब्लिकेशंस की है। इस किताब को बहुत अच्छे से पढ़कर बैंक PO तक की रीजनिंग बहुत आराम से हंसते हंसते निकाली जा सकती है। पर यह किताब केवल इंग्लिश में ही है, इसलिए ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के किसी काम की नहीं। पर जैसा कि मैंने कहा था कि ये क्लर्क की नौकरी है, कोई ऑफिसर की पोस्ट नहीं है, इसलिए रीजनिंग जो एग्जाम में आएगी वो बहुत कठिन नहीं आएगी। यानी रीजनिंग की तैयारी सही तरह से करने के लिए अगर आप केवल क्वेश्चन पेपर्स अटेम्प्ट करें और उनका एक्सप्लेनेशन पढ़ लें, आपका पूरा कोर्स हो जाएगा। SSC की रीजनिंग में आमतौर पर एनालॉजी, सीरीज, क्लासिफिकेशन और पजल्स और वेन डायग्राम, बस यही पूछा जाता है। और अगर आप केवल सेट्स लगाएंगे तो आपको ये सब कुछ आराम से समझ में आ जाएगा। अगली चीज है जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस। देखिए, कुल मिला के 25 सवाल आने वाले हैं, और क्योंकि जनरल नॉलेज के नाम पर कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप सब कुछ मत पढ़ो। तो इसलिए आप अपना टाइम जो है वो 50 तरह की लिस्टें 50 तरह से याद करने की कोशिश मत करो। जितने भी अवार्ड्स हैं वो सब पढ़ लो। हु इज हु पढ़ लो, यानी कि कौन आदमी किस वजह से मशहूर हुआ है। आप ओलंपिक के बारे में जो भी मेन इवेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ लो। और करंट अफेयर्स जो हैं वो बिल्कुल सीधे सीधे छोड़ दो। देखिए, अगर आप पुराने क्वेश्चन पेपर्स को आप देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि SSC के अंदर जो जनरल नॉलेज आती है उसके अंदर 50% क्वेश्चंस जो होते हैं वो साइंस से होते हैं, और 30-40% क्वेश्चंस जो होते हैं वो सोशल साइंस यानी कि हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं। और केवल 1 या 2 सवाल ऐसे होते हैं जो करंट अफेयर्स के होते हैं। तो करंट अफेयर्स आपने पूरे तो छोड़े नहीं है, आपने अवार्ड्स कर लिए, हु इज हु कर लिया, ओलंपिक इवेंट्स पढ़ लिए, और जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट नियुक्तियां यानी कि अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनको आप पढ़ के देख लो। उससे ज्यादा करने की कोशिश मत करें। देखिए, एक चीज और समझ लीजिए आप कि जितनी भी जनरल नॉलेज की किताबें होती हैं, एक तो बहुत ही मोटी मोटी होती हैं, दूसरे उनके अंदर जो लिखने का तरीका होता है वो बहुत ही ज्यादा बोझिल और उबाऊ होता है। पढ़ते पढ़ते उसको आदमी नींद आने लगती है, कोमा में चला जाता है वो। दूसरी चीज, जैसा कि मैंने बताया कि 50% क्वेश्चंस जो कि SSC की जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस में पूछे जाते हैं, 50% क्वेश्चंस वो साइंस के होते हैं। बाकी के 30-40% जो होते हैं सोशल साइंस के होते हैं, यानी कि हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। और इन दोनों चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए सबसे अच्छी किताबें हैं NCERT की 6th, 7th, 8th, 9th और 10th की किताबें, जो कि साइंस और सोशल साइंस की हैं। तीसरी चीज यह है कि भारत के अंदर कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा और उसके अंदर अगर साइंस और सोशल साइंस पूछी जाएगी तो वो सवाल NCERT के किताब से ही पूछे जाएंगे।
चौथी चीज, क्योंकि ये जो किताबें हैं 6, 7, 8, 9, 10 की, ये बच्चों के लिए लिखी जाती हैं, इसलिए इनके अंदर चित्र होते हैं और जब भी चित्र लग जाता है कहीं पर तो वो चीज याद रखने में बहुत ही ज्यादा आसान हो जाती है और इसीलिए NCERT की किताबों से ही पढ़ना चाहिए। पांचवी चीज, जब भी आप साइंस या सोशल साइंस NCERT की किताब से पढ़ो, आप एक शब्द भी याद करने की कोशिश मत करो। सभी किताबों को आप एक कहानी की किताब की तरह पढ़ लो, क्योंकि सभी किताबों में बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो सेम ही होते हैं, इसलिए बार बार रिपीट होते हैं। इन सभी किताबों को कुल मिला के अगर आप एक बार भी पढ़ लेते हो तो एग्जाम में जब वो सवाल आएगा तो उसका जवाब अपने आप ही आपको याद आ जाएगा। और छठी और आखिरी चीज, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस एग्जाम में इंग्लिश की है, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा समय इंग्लिश में लगाइए। अब मेरा सब्जेक्ट देखिए, दो एक समस्याएं हैं, उनको समझ लीजिए। पहले होता क्या है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या होता है, मार्केट में जाते हैं और पूछते हैं कि भाई सबसे ज्यादा कौन सी किताब चल रही है, और वो वाली किताब खरीद के ले आते हैं। घर पर लाकर जब उस किताब से पढ़ते हैं तो उन्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आता, पर क्योंकि पैसे खर्च कर चुके होते हैं तो फिर उसी किताब से पढ़ते हैं, भले ही समझ में आए चाहे नहीं आए। दूसरा सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है कि साहब इसकी बेस्ट किताब बता दीजिए। पर कभी भी बेस्ट किताब नहीं पूछना चाहिए, हमेशा पूछना चाहिए कि सबसे ज्यादा यूजफुल किताब कौन सी है वो बताइए। अब यूजफुल की भी अलग अलग कैटेगरी है भाई। कोई स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम का है, उसके लिए अलग किताब यूजफुल है। कोई स्टूडेंट अगर हिंदी मीडियम का है तो उसके लिए अलग किताब यूजफुल है। दोनों के लिए एक ही किताब यूजफुल हो ही नहीं सकती। तीसरी चीज आप ये और समझ लीजिए कि कभी भी आप जब किताब खरीदने जाएं तो कभी भी दुकानदार से या अपने स्टूडेंट जो आपके साथ में पढ़ रहा है उससे कभी भी नहीं पूछें कि यार कौन सी किताब लें या तू कौन सी किताब से पढ़ रहा है, क्योंकि ये दोनों ही राइट चॉइस नहीं है। भाई आपको अगर भूख लगी है तो आप खाना मम्मी से मांगोगे कि पापा से मांगोगे? इसका सही जवाब है मां से मांगेंगे। और इसलिए जब भी आप कोई किताब खरीदने जाओ तो आप टीचर से पूछो कि कौन सी किताब से पढ़ूं। अब दूसरा सवाल निकल के आता है, अगर तुम्हें भूख लग रही है तो तुम खाना अपनी सगी मां से मांगोगे कि सौतेली मां से? सही जवाब है सगी मां से। तो आपको जो बताएगा कि कौन सी किताब से पढ़ना चाहिए, ये वो टीचर नहीं है जो स्कूल या कॉलेज में पढ़ाता है, ये वो टीचर है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की इंग्लिश की तैयारी करवाता है, उससे पूछोगे, वो है सगी मां। क्योंकि मैं पिछले 17 सालों से एसएससी के सेट्स लगा रहा हूं और केवल इंग्लिश का पर्चा करता हूं, और अपने स्टूडेंट्स से भी बोलता हूं कि अगर आपको अपनी इंग्लिश अच्छी करना है तो आप एसएससी का एक सेट रोज लगाओ। मैं सोचता हूं ऐसा कि मैं बताने का अधिकार रखता हूं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ना चाहिए परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, जो कि वीके सिन्हा ने लिखी है। दूसरी किताब जो कि इतनी ही अच्छी है वो है प्लिंथ टू पैरामाउंट। ये दोनों किताबें हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हैं और आप दोनों में से कोई सी भी एक ले लो। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो सबसे अच्छी किताब इंग्लिश इज इजी है, जो कि चेतनानंद सिंह ने लिखी है, बीएससी पब्लिकेशंस की। इस किताब की कोई काट ही नहीं है। अब एक चीज जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसको और समझ लीजिए। ग्रामर की कभी भी ऑर्गेनाइज्ड स्टडी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए, आप क्या करते हो कि आप नाउन का आपने चैप्टर करा, उसके बाद जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको मालूम होता है कि इसके अंदर नाउन में ही कोई गलती होगी तो होगी, नहीं तो नहीं होगी। पर जब आप एग्जाम में बैठते हो तब आपको समझ में नहीं आता कि नाउन की गलती है, कि प्रोनाउन की गलती है, कि वर्ब की गलती है, कि एडवर्ब की गलती है। और इसीलिए अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको किसी भी किताब से नहीं पढ़ना चाहिए इंग्लिश की। आप केवल सेट्स लगाओ और सेट लगाने के बाद आप एक्सप्लेनेशंस देख लो, भले ही चाहे आपका आंसर गलत हो या सही ही क्यों ना हो। जब आप किसी क्वेश्चन को हल करते हो, उसके बाद जब आप उसका आंसर देखते हो और वो गलत निकलता है, तो ये सब होने से पहले आप अपने दिमाग को एक्टिवली यूटिलाइज कर चुके होते हो।
और इस वजह से जब आप एक्सप्लेनेशन देखते हो तो वो चीज आपको ज्यादा लंबे समय तक याद रहती है। पर क्योंकि हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में ग्रामर के नाम पर केवल डेफिनेशंस लिखवाते हैं, हमें डेफिनेशंस तो याद हो जाती हैं पर हम उनका यूजेज नहीं सीख पाते, कभी भी नहीं सीख पाते। और इसीलिए इन किताबों को जिनका मैंने नाम बताया है, इनको एक बार पढ़ लेना चाहिए। पर इन एक्सरसाइजेस जो दी होती हैं इनके अंदर, एक चैप्टर के तुरंत बाद जो एक्सरसाइजेस दी गई होती हैं, उन्हें कभी भी नहीं हल करना चाहिए। जो बिल्कुल किताब के आखिरी में जो 25, 30, 40 सेट्स दिए होते हैं, उनको अटेम्प्ट करना चाहिए। उनसे एकदम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। इसके अलावा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ग्रामर सीखने का दूसरा तरीका कुछ भी नहीं होता। अगली चीज है वोकेबलरी, और वोकेबलरी सीखने के लिए बिना शक सबसे अच्छी किताब जो आज तक की लिखी गई है वो है वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन ल्यूइस। अब अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो ये किताब तो आपके लिए बेहतरीन है, पर अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो मैंने देखा है कि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें इस किताब से पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है। तो उसके लिए मेरा एक चैनल है इटीमोलॉजी 8962512015, ये आप YouTube पे डालिए और मेरा चैनल खुल जाएगा। बस केवल इतना ध्यान रखना है आपको कि जिस क्रम में चैप्टर्स आ रहे हैं आपको उन्हीं क्रम में पढ़ना है। दूसरी चीज जो वोकेबलरी सीखने के लिए कही जाती है वो है कि आप द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़िए, एडिटोरियल वाला हिस्सा, और जो भी कठिन कठिन शब्द हैं उनको अंडरलाइन कर लीजिए, फिर उन शब्दों को नोट करिए और उनका मतलब डिक्शनरी में देखिए। आप इतनी पंचायत में मत पढ़िए, आप केवल इटीमोलॉजी को पकड़िए। आपने अगर वो सीख ली तो आप एक दिन में 40 शब्द तक सीख लेंगे। देखिए, क्योंकि आप एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी के एग्जाम में लगभग सभी लोग बैठने वाले हैं, इसलिए आपके पास एग्जाम की एक स्ट्रेटजी होना चाहिए और वो एकदम सटीक स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ये करो कि एक ऑनलाइन टेस्ट दो एसएससी का। इससे आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि आप असल में कितने पानी में हो। दूसरी चीज, जब तक एसएससी का एग्जाम नहीं हो जाता, एक सेट आप सुबह लगाएंगे और एक सेट आप शाम को लगाएंगे। सुबह वाला जो सेट होगा वो कागज पे लगेगा और शाम वाला जो सेट है वो कंप्यूटर पर लगेगा। 50 वेबसाइट्स हैं जो आपको ऑनलाइन पेपर करने की सुविधा देती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अब जब आपने सुबह वाला जब सेट लगाया, उसका जो आपने एक्सप्लेनेशन पढ़ा, अगर उसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अच्छी बात है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, केवल तभी और केवल तभी आप किताब खोलेंगे और किताब में से पढ़ेंगे उस कॉन्सेप्ट को। और जब एसएससी का एग्जाम होने में केवल 2 महीने रह जाएंगे, तब आप रोज 4 सेट्स लगाएंगे, सुबह, दोपहर, शाम और रात। और आखिरी वाला जो सेट होगा, चौथा वाला, वो हमेशा ऑनलाइन होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आपकी जो टेक्निक है, जो पर्सनल टेक्निक है, वो डेवलप हो जाएगी। और आखिरी के 2 महीने में जब आप सेट्स लगाएंगे, तब आप ये करने की कोशिश करेंगे कि आप सबसे पहले जनरल नॉलेज का सेक्शन अटेम्प्ट करेंगे और उसको 10 मिनट में खत्म करने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज आप उठाएंगे इंग्लिश, उसको आप 15 मिनट में खत्म करने की कोशिश करेंगे। तीसरी चीज है रीजनिंग, जो कि आप 20 मिनट में खत्म करने की कोशिश करेंगे। और सबसे आखिरी में जो चीज आप अटेम्प्ट करेंगे वो चीज रहेगी मैथ्स, और इसको आप 30 मिनट में खत्म करने की कोशिश करेंगे। इस चीज को बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो एसएससी के अंदर सिलेक्ट होते हैं, वो इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसीलिए आपको केवल यही टेक्निक मास्टर करनी है। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे 8962512015 पर व्हाट्सएप पर हाय लिखकर भेजिए और मैं आपको अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शामिल कर लूंगा। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।